हेलो दोस्तों, आप सबका रीजनिंग 100 यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम रीजनिंग की इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने वाले हैं, जो हमारे रेलवे, एसएससी, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस या किसी भी स्टेट लेवल एग्जाम के लिए हमारा जो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट होंगे। ओके, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। ओके, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के सेशन को। देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है दोस्तों कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। ओके, समझिए, यहाँ पे रोगी का संबंध दिया हुआ है चिकित्सक से। कहने का मतलब है कि जब कोई इंसान बीमार पड़ता है, उसको कोई रोग होता है, तो वो किसके पास जाता है? तो वो अच्छा होने के लिए चिकित्सक के पास जाता है। ओके जी। उसी प्रकार से जब विद्यार्थी को जब कुछ सीखना होता है, वो बिगड़ैल टाइप का हो जाता है, तो उससे माँ बाप उसे कहाँ भेजते हैं? तो उसे भेजते हैं अच्छा करने के लिए शिक्षक के पास। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विद्यार्थी जो है वो शिक्षक के पास जाएगा। ओके, अगर दोस्तों यहाँ पे समझो, अगर रोगी का संबंध यहाँ पे हॉस्पिटल दिया होता ना, अस्पताल दिया होता, तब यहाँ पे विद्यार्थी का संबंध जो है वो विद्यालय से हो जाता। लेकिन यहाँ पे रोगी का संबंध चिकित्सक से दिया हुआ है, तो विद्यार्थी का संबंध जो है वो शिक्षक से यहाँ पे होना है। ओके, ठीक है, समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है दोस्तों कि एक निश्चित कूट भाषा में पेंट को कैसे लिखता है? तो पेंट को 70 लिखा जाता है। पॉलिश को कैसे लिखा जाता है? तो 89 लिखा जाता है। उसी प्रकार क्लीन को कैसे लिखा जाएगा, ये हमें पता करना है। देखो आप, यहाँ पे पहले हम लोग कोड को समझते हैं कि पेंट के साथ 70 कैसे कोडित किया गया है। तो PAINT। अच्छा, पेंट के साथ कितना दिया है? पेंट का कोड 70 दिया हुआ है। तो एक चीज़ तो हमें ये समझ में आ रही होगी कि कहीं ना कहीं अल्फ़ाबेट के नंबरों से ये कुछ हुआ होगा, कुछ अल्फ़ाबेट के नंबरों के साथ ही हुआ होगा, तभी तो 70 आ रहा है। तो चेक कर लेते एक बार। अगर पी का अल्फ़ाबेट में आप नंबर देखो, तो पी जो है वो 16वें स्थान पे आता है, ए आपको पहले स्थान पे होता है, आई जो है वो 9 स्थान पे होता है, एन की बात कर लो तो एन आपका 14वें स्थान पे होता है, और टी जो है आपका 20वें स्थान पे होता है। ओके, अब यहाँ पे देखो 9 1 10 और 20 कितना हो गया? 30 हो गया। 30 और 16 और 14 को ऐड करो तो ये भी 30 होते हैं, यानी कि टोटल इनका सम जो है वो आ जाएगा आपका 60 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे दिया कितना हुआ है ये समझिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है 70, यानी कि +10 को अगर हम ऐड करते हैं तो हमें ये नंबर जो है वो प्राप्त हो जाता है। ओके, जब हम 10 को ऐड करते हैं तो हमें ये नंबर जो है वो फाइंड आउट होता है। ओके, तो ऐसा हम लोगों ने इसके कोड को समझ लिया कि ये कैसे यहाँ पे कोड जो है 70 से संबंध रखता है। हमें किसका फाइंड आउट करना है दोस्तों? तो हमें पता करना है क्लीन का। ओके, अगर सी का स्थान देखो अल्फ़ाबेट में, सी तीसरे स्थान पे है। ओके, एल का पोजीशन देखो तो एल 12वें स्थान पे आता है। ई का पोजीशन अगर आप देखते हो तो ई 5वें स्थान पे आता है। उसके बाद ए का पोजीशन देखो तो ए पहले स्थान पे, और एन अभी हमने देखा कि एन जो है वो 14वें स्थान पे आता है। आप इन टोटल को ऐड करो, देखो 14 और 1 15, 15 और 5 20, 20 में आप 15 को ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। 20 में 15 को ऐड करते हैं तो 35 में हमको 10 और ऐड करना है, तो कितना हो जाएगा टोटल यहाँ पे? 45। यानी कि क्लीन के लिए जो हमारा कोड हो जाएगा वो हो जाएगा 45। ऑप्शन की बात कर ले दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि 45 हमारा यहाँ से राइट आंसर होगा। समझ में आया? ओके जी, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से मेल नहीं खाता? यानी कि इन 4 ऑप्शन, ये 4 जो हमें शब्द दिए गए हैं, इनमें से जो असंगत है, चारों में से कोई एक असंगत है, और उसी असंगत को हमें ढूंढना है। ओके जी, तो देखिए यहाँ पे कैसे बनता है। देखो, कोट दिया हुआ है, शर्ट दिया हुआ है, जैकेट दिया हुआ है और स्वेटर दिया हुआ है। ओके, अच्छा, कहीं ना कहीं अगर आप एक चीज़ देखो तो कोट,
जैकेट और स्वेटर, कोट जैकेट और स्वेटर, कोट जैकेट और स्वेटर, इनके नाम से समझ में आ रहा है कि ये ठंडी के दिनों में हमें यूज होती है और ये गर्म कपड़े हैं, है ना जी। ये ठंडी के दिनों में यूज होती है और ये गर्म कपड़े हैं। जबकि अगर हम बात करते हैं यहाँ पे शर्ट की, तो दोस्तों इनसे भिन्न है, क्योंकि कोट जैकेट और स्वेटर गर्म कपड़े हैं, जबकि शर्ट जो है सिर्फ वो गर्म कपड़ों के श्रेणी में नहीं आता है। शर्ट तो किसी प्रकार के भी हो सकते हैं, लेकिन शर्ट गर्म कपड़ों के श्रेणी में नहीं आएगा। जब भी आपको कहा जाएगा शर्ट, तो आप उसे गर्म कपड़ों के श्रेणी में अपने दिमाग में नहीं लाओगे। कोट जैकेट और स्वेटर ये गर्म कपड़ों की श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ से अगर हम बात कर लें तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे असंगत है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, ठीक है, क्योंकि इन तीनों को हम यूज करते हैं सर्दी के दिनों में। ये गर्म कपड़े हैं, तो जब गर्म कपड़े हैं तो ये सर्दी के दिनों में ही यूज होते हैं, ठीक है। लेकिन केवल शर्ट को ही हम सर्दी के दिनों में यूज नहीं कर सकते, हमें उसके लिए जैकेट चाहिए ही चाहिए, स्वेटर चाहिए ही चाहिए। ओके, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर सीरीज का। और देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। जैसे दिया हुआ है 5 के बाद दिया है 13 के बाद दिया है 23, फिर 49, फिर क्वेश्चन मार्क और 193। हमें यहाँ पे पता करना है कि क्या होगा क्वेश्चन मार्क के स्थान में। समझिए 5 के बाद 13 है, तो 5 के बाद 13 आप कैसे बना सकते हो? 5 के बाद जब 13 करना है तो हम 5 के बाद 13 कैसे बना सकते हैं? अच्छा दोस्तों, अगर हम 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना होता है? 10 होता है। और 10 में 3 को ऐड कर दे तो 13 हो जाएगा। 5 में हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हुआ 10, और 10 में 3 और ऐड कर दिया तो ये हो गया 13। ठीक है जी, अच्छा है। 13 से 23 बनाना है, 13 से 23 बनाना है तो एक बात आप यहाँ पे थोड़ा गौर करो। 23 जो है वो 13 के लगभग दोगुने के समीप है ना जी। 13 के ये लगभग 2 गुने के समीप है। जब 2 गुने के समीप है तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 करते हैं तो कितना हो जाएगा? 26। हमें 23 लाना है, 3 हमने माइनस कर दिया तो 23 आ गया क्या? हाँ जी, बिल्कुल आ गया। 5 के लगभग दो गुने के करीब था 13, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, आया 10 और 3 ऐड कर दिया। 13 से 23 जब हमें बनाना था तो 13 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और -3 कर दिया तो आ गया 23। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं 23 से 49। 23 से 49 की बात करो तो फिर अगर आप देखो तो 23 का दोगुना कितना होता है? 46 होता है। 46 होता है ना जी। तो ये 23 के दोगुने के करीब है। तो यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और +3 अगर ऐड कर दें तो आ जाएगा ना हमारा 49। 23 में 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ 46 में 3 ऐड कर दिया यानी कि 49। अब तो एक चीज कंफर्म हो गई, जो ये सीरीज है इंटू 2 + 3 -2 + 3 इंटू 2 + 3। तो जब नेक्स्ट जो आएगा यहाँ पे वो क्या आएगा? -2 आएगा, अरे सॉरी इंटू 2 आएगा और -3 आएगा, क्योंकि +3 -3 +3 -3 और इंटू 2 तो कॉमन है। तो 49 में 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा? 98 होगा ना जी। 49 में 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ 98 और -3 कर दो तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 95। तो ऑप्शन के स्थान पे क्या आ जाएगा? 95 हमारा क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आ जाएगा। ओके, ऑप्शन की बात कर ले हम तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके, ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आ सकती है। ओके, अब देखिए संख्या दी हुई है, जैसे हमारे पास संख्याएं क्या क्या है? 4, 9 और 8, 3, 7 और 6। अब इन 4 को, 9 को और 8 को यूज करके उसने 44 बनाया है, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमें लास्ट वाले क्वेश्चन मार्क को पूछा है, यानी कि जब लास्ट वाले को पूछा है तो ये 3 का यूज करके ही तो लास्ट वाला बन रहा होगा ना कहीं से। तो 4, 9 और 8 को यूज करके हमें 44 बनाना है। तो अगर आप देख लो 4, 9 और 8 है
तो 4 को जब हम दोस्तों 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 36। 4 को हमने 9 से मल्टीप्लाई किया तो आया 36, और 36 में अगर हम प्लस को ऐड कर दे +8 को तो कितना हो जाएगा 44 हो रहा है ना, हो रहा है ना जी। हाँ जी बिल्कुल हो रहा है। अच्छा ठीक है, ये तो समझ में आया। अगर हम दूसरा वाला एक बार चेक कर लेते, 3 को हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को हमने 7 से मल्टीप्लाई किया और +6 जोड़ दिया तो 21 और 6 कितना हो गया 27 हो गया। यानी कि कोड का तो कंफर्म पता चल गया कि ये सॉल्व कैसे हो रहा है। यानी कि पहले और दूसरी संख्या का मल्टीप्लाई और तीसरी संख्या का उसमें एडिशन हो रहा है। ठीक है, तो 8 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना हुआ 16 हुआ, और +4 को ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा। 8 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया 16 हुआ, 16 में फिर 4 ऐड कर दिया तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 20। यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा 20। ऑप्शन की बात कर ले तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ में आया होगा। ओके जी, तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि मार्टिन अपने घर से पूर्व दिशा की ओर चलना शुरू करता है। ओके, मार्टिन को चलाते हैं पूरब में। मार्टिन अपने घर से पूर्व दिशा की ओर चलना शुरू करता है। वह 10 मीटर चलता है और फिर बाएं मुड़ता है। मार्टिन 10 मीटर चलता है, ओके, और फिर बाएं मुड़ता है। बाएं का मतलब कि ऊपर की तरफ मुड़ जाएगा, और फिर बाएं मुड़ता है और 12 मीटर चलता है। फिर वो ऐसे बाएं मुड़ता है और 12 मीटर मार्टिन जो है वो चलता है। फिर वो दाएं मुड़ता है और 3 मीटर चलता है। फिर वो दाएं मुड़ेगा। मार्टिन को फिर दाएं मुड़ा दो तो मार्टिन कितना चलता है 3 मीटर चलता है, ओके। वो फिर बाएं मुड़ता है और 1 मीटर चलता है। फिर बाएं ऊपर की तरफ मुड़ता है और इस बार वो सिर्फ और सिर्फ 1 मीटर चलता है। ठीक है, वो फिर पुनः अपने बाएं मुड़ता है और 5 मीटर चलता है। फिर वो अपने बाएं मुड़ता है ऐसे और 5 मीटर चलता है। अब वो किस दिशा में चल रहा है, हम ये पता करना है कि अब वो किस दिशा में चल रहा है। तो अब देख लो, उसका मुख जब इधर की तरफ है, इधर की तरफ है, तो पश्चिम दिशा की ओर चल रहा है। किस दिशा की ओर चल रहा है दोस्तों, तो पश्चिम दिशा की चल रहा है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से बिल्कुल करेक्ट है। एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। मार्टिन अपने घर से पूर्व दिशा की ओर चलना शुरू करता है, 10 मीटर चलता है। फिर वो बाएं मुड़ता है, ओके, फिर 12 मीटर चलता है। फिर वो दाएं मुड़ता है, ओके, और 3 मीटर चलता है। फिर वो बाएं मुड़ता है और 1 मीटर चलता है, और फिर वो पुनः अपने बाएं मुड़ता है। ठीक है, पश्चिम यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके जी, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है दोस्तों कि रोहन जो है वो सुमित का भाई है। अच्छा, रोहन जो है, रोहन किसका भाई है, रोहन जो है वो सुमित का भाई है। सुमित जो है वो सुजाता से शादी करना चाहता है। सुमित जो है वो, ये देखो ये सुमित है, सुमित किससे शादी करना चाहता है, तो कपल्स के लिए हम लोग ये प्लस वाली एरो का यूज करते हैं। ये सुजाता से शादी करना चाहता है। किससे शादी करना चाहता है, तो सुजाता से। ठीक है, देखो रोहन सुमित का भाई है, सुमित सुजाता से शादी करना चाहता है। सुजाता जो है वो हरिचंद की बेटी है। सुजाता किसकी बेटी है, तो हरिचंद हैं, HC हरिचंद। हरिचंद की बेटी कौन है, तो हरिचंद्र की बेटी हो जा रही है सुजाता। ठीक है, रोहन जो है वो सुनीता को तलाक देना चाहता है। किसे, रोहन जो है, रोहन, ये आप पूरा नाम लिख देता हूँ, रोहन जो है वो सुनीता को तलाक देना चाहता है। तो ये हस्बैंड वाइफ है तभी तो तलाक देगा, किसे, सुनीता को। रोहन जो है वो सुनीता को तलाक देना चाहता है। तो हो गया यार, ये तो करेगा। सुजाता और सुनीता बहनें हैं, सुजाता और सुनीता, सुजाता और सुनीता बहनें हैं। अच्छा, ये बहनें हैं, सुजाता और सुनीता बहनें हैं, ओके, बहनें हैं, ये दोनों बहनें हैं। ठीक है, तो उसको, ठीक है, तो कह रहा है हरिचंद का रोहन से क्या संबंध है, हरिचंद का रोहन से। अब देखो, दोनों की बेटी है, सही, हरिचंद की दोनों बेटी हैं, एक तो सुनीता और एक सुजाता। ठीक है, और दो इनके हरिचंद के दामाद हो रहे हैं, एक तो हो रहा है रोहन और एक हो रहा है सुमित। तो अब सीधी सी बात है, हरिचंद का रोहन से क्या संबंध है,
तो रोहन के हरिचंद क्या लगेंगे? तो रोहन के हरिचंद जो है वो ससुर लगेंगे। क्या लगेंगे? तो ससुर लगेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बात कर लो दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। ओके, ठीक है जी, समझ में आया? ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन बस मैथमेटिकल एक है, आप उसे सॉल्व कीजिए। जो भी सिंबल्स दिए हुए हैं, जो भी हमें अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं, उनके जगह पे जो है हमें सिंबल्स को पुट कर देना है बस। 18, ओके। के का अर्थ देखो, के का अर्थ है भागा 3। क्यू का अर्थ क्या है? क्यू का अर्थ है +4। जे का अर्थ क्या है? जे का अर्थ है गुणा, और टी का अर्थ है घटाना 5। ठीक है, 6 हो जाएगा यहाँ से, 3 से 18 कट गया 6 बार में, +4 और गुणे 2 8 और -5। तो 8 और 6 14, 14 में से 5 घटा लो तो हो जाएगा कितना? 9। ऑप्शन की बात कर लो तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 5 यहाँ से हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उस बेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के समुच्चय के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। अच्छा, अब जो हमें शब्द दिए गए हैं उनको देखिए। दिया गया है हमें स्तनधारी, हमें दिया गया है उभयचर, और हमें दिया गया है कछुआ। उभयचर और कछुआ को समझ में आ रहा है? कछुआ जो है वो जल में भी रहता है और पृथ्वी पर भी रह सकता है, जल और थल दोनों में रहता है। उभयचर उसी को न कहते हैं जो जल में भी रहे और थल में भी रहे। तो यहाँ पे अगर आप मान लो कि उभयचर है, तो उभयचर के अंतर्गत, उभयचर के अंदर ही ये आपका क्या आ गया? कछुआ आ गया। ठीक है, उभयचर है बड़ा वाला हिस्सा, ये पीला वाला हिस्सा अगर उभयचर का है तो उभयचर के अंदर ही तो कछुआ आपका आ जाएगा ना। कछुआ आ गया उभयचर के अंदर, और बच गए क्या? स्तनधारी। तो स्तनधारी तो फिर इससे अलग हो गए, तो उनका जो हम डायग्राम बनाएंगे वो इनसे ऐसे अलग बना देंगे। ठीक है, वो इनसे अलग हो जाएगा, यानी कि दो एक दूसरे के अंदर निहित है और तीसरा जो है इनसे अलग है। ये देखो डी वाला जो ऑप्शन देख रहे हो, देखिए उभयचर है, उभयचर के अंतर्गत एक कछुआ आ गया, और जो ये त्रिभुज वाला हिस्सा है ना, ये आपका क्या हो गया? स्तनधारी का हो गया। यानी कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति 3 अंतर विभाजक वृत्तों से बनी है जो फुटबॉल, क्रिकेट और बास्केटबॉल खेलते हैं विद्यार्थियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। आकृति में प्रत्येक क्षेत्र एक छोटे अक्षर से दर्शाए गए। ठीक है, अब फुटबॉल, क्रिकेट और बास्केटबॉल को यहाँ पे बताया गया कि कौन सा हिस्सा किसका है। क्वेश्चन हमसे इससे क्या पूछा है कि कौन सा क्षेत्र उन लोगों के समूह को दर्शाता है जो फुटबॉल खेलते हैं पर क्रिकेट और बास्केटबॉल नहीं। अब देखो क्रिकेट और बास्केटबॉल नहीं खेलते हैं, यानी कि जो क्रिकेट और बास्केटबॉल में कॉमन नहीं हो, सिर्फ और सिर्फ अकेला हो, तो क्रिकेट और बास्केटबॉल से अलग हो वो हमें ढूंढना है। तो देखो ए यहाँ पे अकेला पड़ा हुआ है जो सिर्फ और सिर्फ फुटबॉल खेलता है, जबकि ये जितने हिस्से आएंगे ना वो क्रिकेट और बास्केटबॉल को लेके ही जाएंगे। ये वाले देख लीजिए, इनसे हमें अलग कर देना है। तो जो ए वाला हिस्सा बन रहा है, जो ए बन रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ फुटबॉल के को दर्शाता है, वो क्रिकेट और बास्केटबॉल नहीं खेलता है। तो ऑप्शन की बात कर ले तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कक्षा 12 के 6 विद्यार्थी क्यू आर यू वी वाई और जेड में से प्रत्येक ऑनलाइन मेडिकल परीक्षा मंगलवार से शुरू होकर उसी सप्ताह के रविवार को समाप्त होने वाले सप्ताह के अलग अलग दिनों में होती है, किंतु इसी क्रम में नहीं होती, अनिवार्य। ठीक है, 6 विद्यार्थी हैं और 6 दिन इनकी परीक्षा होती है। शुरू कब होती है? तो शुरू होती है दोस्तों आपका किस दिन से? तो मंगल से शुरू होकर रविवार तक होती है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं मंगलवार, फिर बुधवार, फिर गुरुवार, शुक्रवार, फिर शनिवार और लास्ट में हमारा रविवार। यानी कि मंगल से शुरू होकर इनकी परीक्षाएं रविवार तक जो हैं वो चलती हैं। ठीक है, अब इनके संबंध में हमें देखिए क्या पता करना है।
अच्छा ठीक है, अब देखो यहाँ से शुरू होता है। कह कि उनमें से किसी की भी परीक्षा यू से पहले नहीं है। अगर यू यहाँ पे रख देते हैं मंगलवार को, तो क्या इससे पहले कोई परीक्षा है क्या? नहीं होगा भाई, क्योंकि मंगलवार से शुरू। इसके ऊपर क्या है? इसके ऊपर तो कुछ नहीं है। ठीक है, ओके, ये हो गया। वाई की परीक्षा जो है यू के ठीक बाद है। वाई की परीक्षा कब है? यू के ठीक बाद, यानी यू के बाद ठीक है, यानी यू के नीचे बुधवार, यानी कि यू के ठीक बाद, यानी यू की परीक्षा अगर मंगलवार को है तो वाई की परीक्षा बुधवार को हो जाए, ये भी ठीक है। भी की परीक्षा शनिवार को है। भी की परीक्षा कब है? भी की परीक्षा शनिवार को है। और जेड की परीक्षा भी से ठीक पहले है। भी से ठीक पहले जेड की परीक्षा है, यानी कि भी की परीक्षा अगर शनिवार को है तो जेड की परीक्षा ठीक पहले यानी कि शुक्रवार को हो जाएगी। अब कह रहा है कि क्यू की परीक्षा रविवार को नहीं है। तो दोस्तों जब क्यू की परीक्षा यहाँ पे नहीं होगी तो एक ही ऑप्शन बचता है गुरुवार, तो क्यू की परीक्षा गुरुवार को हो जाएगी। और हमारे पास अब बच गया क्या? लास्ट में तो बच गए आर की परीक्षा वो रविवार को है। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखिए पूछ क्या रहा है। कह रहा है कि निम्न में से किसकी परीक्षा जो है वो गुरुवार को है। तो अभी हमने देखा ना, क्यू की परीक्षा जो है वो गुरुवार को है। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही प्यारे अंदाज में हम लोगों ने इसे समझाया। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा कि ये सिलॉक्स का क्वेश्चन है, और आप यहाँ तक कि कोई भी एग्जाम हो, कोई भी अगर रीजनिंग अगर किसी भी एग्जाम में पूछी जाती है तो उसमें सिलॉक्स आपको जरूर लगभग देखने को मिलेगा। अब देखिए, सभी एलियन लोग हैं, सभी एलियन लोग हैं, जितने ये एलियन हैं, ये क्या हैं? जितने एलियन हैं ये लोग हैं। और सभी लोग जो हैं वो स्तनधारी हैं। सभी लोग जो हैं वो क्या हैं? स्तनधारी हैं। सभी लोग स्तनधारी हैं। और सभी स्तनधारी जो है वो पशु हैं। सभी स्तनधारी जो है वो पशु हैं। सभी एलियन लोग हैं, सभी लोग स्तनधारी हैं, और सभी स्तनधारी जो है वो पशु हैं। ठीक, अभी हमारा डायग्राम बनकर तैयार है और हमें अभी से सही गलत निकालना है। निष्कर्ष देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कुछ पशु जो हैं वो स्तनधारी हैं। ये पशु है और ये नीचे स्तनधारी है। तो एक चीज समझिए कि जब भी अगर ऐसे डायग्राम में आप ऊपर से नीचे की तरफ जब आते हो तो सिर्फ और सिर्फ कुछ वाला स्टेटमेंट ही फॉलो करता है। अगर यहीं पे पूछा होता कि सभी पशु स्तनधारी हैं तो ये गलत हो जाता। यहाँ पे सिर्फ कुछ वाला स्टेटमेंट ही फॉलो होगा, कुछ पशु स्तनधारी है। जी बिल्कुल सही है। सभी एलियन जो हैं वो लोग हैं। अब देखो, एलियन यहाँ पे है, नीचे उसके ऊपर लोग हैं। जब भी ऐसे डायग्राम में अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ जाते हो तो कुछ वाला भी हिस्सा और सभी वाला भी हिस्सा, यानी कि कुछ का और सभी का दोनों स्टेटमेंट जो यहाँ पे फॉलो कर लेता है। यहाँ पे अगर पूछा है कि सभी लोग एलियन है, ये तो बिल्कुल करेक्ट है ही। लेकिन अगर वहीं यहाँ पे पूछा होता है कि सभी लोग एलियन, ये तो पूछा है और ये सही भी है। अगर ये पूछते कि कुछ लोग एलियन है तो ये भी सही होता। आप समझो ना, जब कुछ सभी लोग एलियन हैं तो कुछ तो एलियन हो गए ही। अगर हमसे कोई कहे कि हमने सारी मिठाइयाँ खा गई, हमने सारी मिठाइयाँ खा ली, 5 मिठाई हमने पांचों मिठाइयाँ खाई, और तो आपके पास 5 मिठाई थी, आपने पांचों मिठाइयाँ खा ली। अगर कोई पूछे कि आपने 3 मिठाई खाई है तो भाई हमने तो टोटल खाई है। तो जब 5 खाई है तो 3 भी तो उसी में आएगा ना। तो ऐसे है, ठीक है। अब देखिए दोनों सही है। तो निष्कर्ष की बात करूं तो निष्कर्ष 1 और 2 दोनों पालन करते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहां से बिल्कुल करेक्ट है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कथन और धारणा की ये सवाल क्वेश्चन है। कथन में जो दिया हुआ है उसके आधार पर 2 धारणाएं दी हुई है। अब हमें ये पता करना है कि कथन का कौन धारणा से संबंध है। कथन है हमारा कि कांच की बोतलों को उन हरे कूड़ादानों में न फेंकें जो अन्य पुनर्चक्रण योग्य अपशिष्ट पदार्थों के लिए है। यानी कि कांच की बोतलों को उन हरे कूड़ादान में न फेंकें जो अन्य पुनर्चक्रण योग्य अपशिष्ट पदार्थों के लिए। ठीक है, ये हमसे कहा गया। धारणा देखिए, धारणा है कि कांच की बोतलों को एकत्र करने हेतु निर्दिष्ट कूड़ेदान अन्य पुनर्चक्रण योग्य वस्तुओं को एकत्र कूड़ादान से अलग रंग के होते हैं। कहने का मतलब है कि जब हम कांच फेंकते हैं तो उसके लिए अलग कूड़ेदान होते हैं और अलग वस्तुओं के लिए अलग कूड़ेदान होते हैं, तो इनके साइन अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो कांच की बोतलों को एकत्र करने के हेतु अलग
निर्दिष्ट कूड़ेदान जो है वो होते हैं, तो ये सही है। ठीक है, अलग रंग के होते हैं, ये सही है। दूसरा कह रहा है कि कांच की बोतलें गैर पुनर्चक्रण योग्य अपशिष्ट के साथ फेंकी जानी चाहिए। नहीं, गैर पुनर्चक्रण क्या कहलाता है? कांच की बोतलें गैर पुनर्चक्रण योग्य अपशिष्ट के साथ फेंकी जानी चाहिए, ये वाला गलत है। यानी कि कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे धारणा में निहित है। ऑप्शन की बात कर ले तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कथन दिया हुआ है, उसके अंतर्गत दो धारणाएं हैं, इसको समझते हैं। कह रहा है कि सड़क पर गलत साइड में वाहन चलाने से दुर्घटना होती है। सड़क पर अगर हम गलत साइड में वाहन चलाते हैं तो दुर्घटना होती है, ये हमें कथन दिया गया। धारणाएं कौन कौन सी देखिए। धीमी गति से वाहन चलाने से दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। भाई सही बात है, अगर हम सड़क पर धीमी गति से वाहन चलाते हैं तो दुर्घटना से हम बच सकते हैं। दूसरी धारणा है कि यातायात नियमों का पालन करने से सड़कें दुर्घटना मुक्त रहेंगी, ये भी सही है। ठीक है, ये यानी कि ये कथन जो है, कथन के अनुसार दोनों धारणाएं सही है। ठीक है, तो कथन में ये दोनों धारणाएं सही है। ऑप्शन देख लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी भी यहाँ करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 1 और 2 दोनों धारणाएं इसमें निहित है। ओके जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 6 डॉक्टर हैं, एक सीधी पंक्ति में बैठे हुए हैं। ठीक है, 6 डॉक्टर हैं, 1 2 3 4 5 और 6 एक सीधी पंक्ति में बैठे हुए हैं। सभी का मुख उत्तर दिशा की ओर है। अब देखो, एन और एल के बीच में केवल ओ बैठा है। अब हमें स्टेटमेंट यहाँ पे नोट करना है। एक चीज समझो, एन और यहाँ पे कह रहा है कि एन और एल के बीच में केवल ओ बैठा है। कोई इसका फिक्स स्थान है क्या कि एन और एल यहाँ भी हो सकता है, एन और एल यहाँ भी? जब फिक्स स्थान है तो नोट कर लीजिए कि एन और एल के बीच में कौन बैठा है? ओ बैठा है। एक ये स्टेटमेंट हमें मिल गया, ओ बैठा है। एल और के बीच में केवल पी बैठा है। एल और के बीच में केवल पी बैठा है। तो ये भी वही था ना कि एल और के कहाँ रखेंगे, इसका कोई डायरेक्ट पोजीशन नहीं है। ठीक है, कह रहा है कि एम के दाईं ओर 5वें स्थान पर है, एम के दाईं ओर 5वें स्थान पे है के। एम के दाएं, अगर एम यहाँ रखते हैं और इसके दाएं 5वां, 1 2 3 4 5, एम के दाईं ओर 5वें स्थान पे कौन है? के है। ठीक है, अब देखो ये वाला स्टेटमेंट हो गया कि के कहाँ है? एम के दाईं ओर 5वें स्थान पे है। ठीक, अब यहाँ पे कह रहा है कि के और एल के बीच में पी बैठा है। जब के यहाँ पे है, एल यहाँ पे कर दो तो पी यहाँ पे आ जाएगा। ये हो गया। अब कह रहा है कि एल और एन के बीच में ओ है, तो एल और एन के बीच में ओ है, बन गया, काम खत्म। ठीक है, अब देखिए पूछ क्या रहा है हमसे कि एम के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है? तो एम के दाएं ठीक बगल में एन बैठा है। एन बैठा है ना जी। ऑप्शन की बात कर ले, ऑप्शन नंबर सी यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो इसमें यही है ना कि जब प्रयास कीजिए कि कोई सर्टेन पोजीशन मिल जाए, सर्टेन पोजीशन मिल जाएगी तो वहाँ से सॉल्व करने में इजी हो जाता है। नहीं तो इस तरह से बहुत सारे आपको डायग्राम बनाने पड़ जाएंगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। समस्या आकृति में दिए गए आकारों से कौन सी उत्तर आकृति बनाई जा सकती है? यानी कि देखिए, ये उस समस्या आकृति में 1 2 3 4 5 6 तरह की जो है वो आकृति दी गई है, उससे किस प्रकार की आकृति बनाई जा सकती है? पहला आकृति ढूंढिए, ऐसे ये वाला जो मैं रेड से कर रहा हूँ। देखो उस आकृति को अगर आप ढूंढो, ये देखो ये आकृति दूसरे वाले फिगर में, बी वाले फिगर में है। उसके बाद आप देखो फिर ये हमें समकोण त्रिभुज जैसा चाहिए, तो समकोण त्रिभुज जैसी भी आकृति हमें कहीं मिल रही है। समकोण त्रिभुज जैसी आकृति, तो समकोण त्रिभुज जैसी भी आकृति हमें, हाँ देखो मिल जाएगी। ये देखिए ये समकोण त्रिभुज जैसी आकृति यहाँ पे मिल गई। अगर आप त्रिभुज की बात करो तो हमें त्रिभुज जैसी भी आकृति यहाँ से मिल रही है। त्रिभुज वाली भी आकृति हमें यहाँ से मिल जाएगी। और ठीक है, त्रिभुज वाली भी आकृति तो यहाँ पे है हमारे पास। हाँ, ये त्रिभुज वाली भी आकृति मिल गई। और ये लास्ट में ये बच रहा है, ये चट्टान जैसा, तो ये चट्टान जैसा बच रहा है। तो यहाँ से देखो ये वाला हिस्सा और ये वृत्त तो दिया हुआ है। ये बी वाले फिगर सही है। ऑप्शन की बात कर लो तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए ये डायरेक्ट क्वेश्चन है और बहुत बार ऐसा एग्जाम में पूछा गया है। जब भी ये स्टार वाले क्वेश्चन है ना, किसी त्रिभुजों की संख्या, तो आप सीधे 10 कीजिए।
ये 10 हो जाएगा यहाँ से। ओके, जब भी स्टार करके आया उसमें पूछे त्रिभुजों की संख्या कितनी है तो आप उसको उसमें काउंट नहीं करना है, इसमें फिक्स है कि इसमें 10 ही होगी। ओके ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में सही जल प्रतिबिंब का चयन करें। सही जल प्रतिबिंब का हमें यहाँ पे चयन करना। जल प्रतिबिंब का मतलब क्या है कि उल्टा, यानी कि जो ये नोकीला पॉइंट है, जो ये नोकीला पॉइंट है, अब ये ऊपर ऐसे नोकीला हो जाएगा। तो ऊपर ऐसे नोकीला में देखो कौन कौन है, ए तो होगा नहीं क्योंकि नीचे है, बी में भी है, सी में भी है, डी में भी है। लेकिन ये जो देखो ये सीधा है ना, ये जब ऊपर ऐसे ये सीधा है वर्ग, तो टेढ़ा क्यों बनाया हो? तो बी वाला सीधा है और बाकी टेढ़े। बी यहाँ से सही है, और अगर ऑप्शन की बात कर लो तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का। पूछ क्या रहा है कि 5 के विपरीत पृष्ठ पर कौन सी संख्या होगी। 5 के विपरीत हमें ढूंढना है कि कौन सी संख्या यहाँ पे आने वाली है। ओके, अच्छा यहाँ पे देखते हैं, अगर आप पहले और दूसरे डायग्राम में देखिए यहाँ, और इसको चेक कीजिए, पहले और दूसरे डायग्राम 3 यहाँ पे कॉमन है, 3 यहाँ पे भी कॉमन है। ठीक है, तो जो कॉमन होता है उसके हम क्लॉकवाइज घूमते हैं। तो 3 के क्लॉकवाइज गए तो क्या आया, 1 आया। और यहाँ पे 4, 3 के क्लॉकवाइज दूसरे डायग्राम में गए तो 4 आया, यानी कि ए के अपोजिट 4 हो गया। फिर घूमते हैं, ए के क्लॉकवाइज घूमे तो क्या आया, 5 आया। ओके जी, और फिर दूसरे डायग्राम में 4 के फिर क्लॉकवाइज गए तो 2 आया, यानी कि 5 के अपोजिट 2 है, 5 के अपोजिट 2 है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे शायद ख़त्म हो गया। हाँ देखो, इसका आंसर 2 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका जो है वो सेशन आज समाप्त होता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा सेशन पसंद आए तो आप प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल रीजनिंग 100 को, इसे रीजनिंग 100 को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और कुछ ना समझ में आए तो अपना कमेंट बताइए, ताकि मैं एक बार फिर से आपको समझाने का प्रयास करूं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल के नेक्स्ट सेशन में। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।